मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में। हमारे शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें बहुत सारी मूवमेंट्स हो सकती हैं, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स हो सकती हैं। ये इसलिए होता है कि शोल्डर जॉइंट की हमारी बनावट ही इस तरीके की होती है और उसका जॉइंट का जो कैप्सूल होता है वो बहुत इलास्टिक होता है। जब शोल्डर जॉइंट के जो कैप्सूल होता है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है या सिकुड़ जाता है या आसपास के स्ट्रक्चर से चिपकने लग जाता है तो जो है फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है और शोल्डर जॉइंट्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उसको शोल्डर जॉइंट को अगर मूव करने की कोशिश करते हैं तो पेन शुरू हो जाता है। शोल्डर जॉइंट फ्रोज़न शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस के कारण क्या होते हैं? एडेसिव कैप्सुलाइटिस के कारण बहुत सारे होते हैं। नंबर 1 पर डायबिटीज़ फ्रोज़न शोल्डर जब भी हो तो सबसे पहले डायबिटीज़ का टेस्ट कराना ज़रूरी है। नंबर 2 पर अगर कोई माइनर इंजरी कोई भी हो शोल्डर जॉइंट की या कोई ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए शोल्डर जॉइंट, तब भी जो है आपको थोड़े दिनों बाद फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। नंबर 3 पर कुछ शोल्डर जॉइंट की सर्जरी हो उसके बाद भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। और नंबर 4 पर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रीज़न हमें दिखाई नहीं देता है। फ्रोज़न शोल्डर जब होता है तो उसके सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस पक्का करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट को हम कई चीज़ों से धोखा खा सकते हैं। इसमें नंबर 1 पर है आपका रोटेटर कफ इंजरी के शोल्डर जॉइंट के जो आसपास की जो मसल्स होती हैं उसमें कभी कभी इंजरी हो जाती है, उसमें ट्रॉमा हो जाता है तो उसमें जो है एक्सरसाइज नहीं करनी होती। और नंबर 2 पर शोल्डर जॉइंट में कोई हल्का मुल्का फ्रैक्चर हो तो भी हम शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे और या किसी फिजिशियन को दिखाएंगे। अगर वो कहेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर है तो ही एक्सरसाइजेस करनी है, नहीं तो फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं करती। अगर हम फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं तो क्या होता है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं एक्सरसाइज करते ही नहीं है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जब फ्रोज़न शोल्डर होता है तो फ्रोज़न शोल्डर में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है और उसके शोल्डर जॉइंट में थोड़ा सा MRI अगर कराएं तो फ्लूइड भी निकल सकता है। फिर उसके बाद जो है शोल्डर जॉइंट जो है धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कम होने लग जाता है और पेन कम होने लग जाता है और मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ने शुरू हो जाती है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें महीनों से सालों तक लग सकते हैं ठीक होने में। और कभी कभी पेन तो ठीक हो जाता है पर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। कभी कभी शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हमें शोल्डर जॉइंट को बेहोशी करके उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के नॉर्मल मूवमेंट्स के बारे में। शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें एक तो फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन का मूवमेंट का ऊपर तक कर सकते हैं। ये एडक्शन होता है, इसे भी ऊपर तक, ये एडक्शन। और आपका जो है एक्सटेंशन पीछे की तरफ हाथ, ये जो है ये एक्सटेंशन हो गया और ये रोटेशन, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो जब फ्रोज़न शोल्डर का कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो है सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है। सिंपल एक्सरसाइज में क्या है, ये हाथ को आपको दोनों को बांधना है और इसको ऊपर की तरफ करने की कोशिश करना है। मान लीजिए राइट हैंड में मूवमेंट यहाँ पर है तो आप लेफ़्ट हैंड से उसे पकड़ के एक्टिवली उसे जितना ऊपर आराम से जा सकता है उसे कर सकते हैं आप। इस एक्सरसाइज को आप लेट के भी कर सकते हैं और आप ऊपर कोई पुली बांध सकते हैं या पुली नहीं भी बांधे तो आप पुली जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से पुली बांधने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसका जॉइंट का मूवमेंट इसका ज़्यादा नहीं है तो दूसरी तरफ से जब पुली खींचेंगे तो ये हाथ अपने आप ऊपर जाएगा, इसके मूवमेंट्स थोड़े से बढ़ेंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज है। फिर आप इसको ये स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ। कोशिश ये करेंगे कि एल्बो जो है इसके साथ में लगे रहें। अब ये करेंगे, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये हाथ को आपको जो है इसके साथ लगाना है, चेस्ट के साथ, और इसको बाहर की तरफ मूव करना है। कोशिश ये करेंगे कि एल्बो आपका चेस्ट के साथ लगा रहे, वो वहाँ से स्लिप ना हो जाए। ये अगर इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये आपको इस तरह से करना है, बिल्कुल। ये सब सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। अब हम करते हैं शोल्डर जॉइंट की। ये हमें क्या करना है, आपको किसी चीज़ का सहारा लेके आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है।
जितना मूवमेंट कर सकते हैं आराम से, कोशिश ये करेंगे कि एल्बो सीधा रखें। फिर ये मूवमेंट ऐसे, इस तरह का। फिर आप जो है मूवमेंट को रोटेटिंग, जैसे चक्की चलाते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट्स करने हैं। अब जब आपका मूवमेंट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, जब पेन वेन थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ानी है। फिर उसके साथ में ये एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं। एक तो ये पीछे रख के आपको ये ऐसे प्रेस करना है, और फिर बाहर की तरफ जितना खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उतना करिए। ठीक है। अब जब मूवमेंट्स बढ़ जाए तो आपको हाथ को इस तरह से करके आप ऊपर की तरफ भी स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से। अब इस तरह से हाथ करके पीछे की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हैं, ये नीचे की तरफ इसको खींचिए, ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो 3 तरह के स्ट्रेच हो गया। अब जब और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये इसको पकड़ के, दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ के पीछे लेके जाएंगे, कान के पीछे की तरफ, ये करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका जो है इसलिए है कि आपका शोल्डर जॉइंट फ्रोज़न शोल्डर हो ना। तो ये अब जब एक बार फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है तो दूसरी बार फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये मूवमेंट जो, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज लेट स्टेज में करते हैं, जब आप ठीक हो रहे होते हैं, जब आपके बहुत सारे मूवमेंट्स आ जाते हैं। अब आपको जो है एक्सरसाइज और कौन सी करनी है, ये आपका हाथ जो है पीछे ले जाके, ये हाथ पीछे का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपको हाथ यहाँ तक जा सकता है। अब अगर हाथ अगर पूरा नहीं जाता है तो आपको ये एक दुपट्टा या कोई भी चीज़ ले लेनी है। तो आपको ये पकड़ लेना है उसको पीछे से, उसको, और उसको एक हाथ से, इसको अगर मूवमेंट इतना जा रहा है आपका, तो आप इसको ऊपर खींचिए जितना खींच सकते हैं, दर्द ना हो तो। ये एक्सरसाइज अब हमें करनी है जब हमारा पेन थोड़ा ठीक हो जाता है। तो साथ में ये तो सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई। अब हमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी शोल्डर जॉइंट की मसल्स जो हैं स्ट्रांग हो। उसके लिए क्या करना है, आपको खड़े होकर हमें 3 बार 3 तरीके से दीवार को धक्का देना है, एक किस्म से समझ लीजिए। ऐसे हम खड़े हुए हैं तो हमें एल्बो को मूव नहीं करना है, दीवार को पीछे की तरफ धक्का देना है, एक्सटेंशन करना है। इस तरह से आपको दीवार को धक्का दे रहे हैं इससे, और 1 से 10 तक की गिनती गिनिए इस तरह से, और फिर आप दीवार से इस तरह को धक्का, एल्बो मूव नहीं करेंगे किसी कंडीशन में, बाहर की तरफ ऐसे इस तरफ धक्का देंगे। फिर आप उल्टा होके इस तरह से इसको फ्लेक्शन इस तरीके से धक्का देंगे, ये इस तरीके से, ये यहाँ धक्का देंगे इस तरह से। मतलब आप एक तो आगे की तरफ धक्का देंगे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ दीवार को धक्का देंगे, और ऐसे की तरफ दीवार को धक्का देंगे। एक तो आ गया ये पीछे की तरफ, ये हो गया इस तरफ बाहर की तरफ, और जो है आगे की तरफ फिर जो धक्का देंगे ऐसे उल्टा के, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, इस तरह से धक्का देंगे। मतलब 3 पोजीशन में धक्का देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपको जो है बहुत बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करना है, और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद फिर आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करनी है, जैसे कि मैंने आखिर में बताया है। जितने भी जो फ्रोज़न शोल्डर जो है, ये इनएक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, तो छोटी सी भी इंजरी जो है आपको फ्रोज़न शोल्डर कर देगी। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है शोल्डर की, तब भी आपको शोल्डर की ये सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। शोल्डर के हर जॉइंट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये शोल्डर की आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जब भी आपको फ्रोज़न शोल्डर होता है तो आपको लेटने का तरीका ठीक होना चाहिए। आप
जब भी फ्रोज़न शोल्डर होगा तो जब पेन ज़्यादा होता है तो आपको जिस तरफ का फ्रोज़न शोल्डर है उस तरफ करवट लेके नहीं सोना है। या तो सीधे सोइए पतला तकिया लेके, और या करवट लेके सोना है तो जिस तरफ फ्रोज़न शोल्डर है उसके उल्टी तरफ सोएं और इतना मोटा तकिया लें, इतना इस गैप को फिल करें। और कभी कभी ऐसा होता है बहुत गहरी नींद में होते हैं, जैसे कोई नींद की गोली खाई है, बहुत गहरी नींद में है, या कोई अल्कोहल वगैरह लिया है, तो उसके बाद अगर आप डीप स्लीप में सोते हैं तो आपका कंधा जो है आपके शरीर के नीचे दब जाता है, उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। तो आज बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार। मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।